ओके, सो लास्ट टाइम हमने बैक प्रोपगेशन, फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैक प्रोपगेशन देखी थी। और इस दफ़ा हम देखेंगे कि बैक प्रोपगेशन का ये जो प्रोसीजर है इसमें a certain kind of problem arises, and that problem is called the problem of vanishing gradients. So let's see. सो बैक प्रोपगेशन का जो एल्गोरिथम था ओवरऑल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने का एल्गोरिथम, वो ये था कि आपके पास जब भी एक nth ट्रेनिंग सैंपल आता है तो आप उस nth ट्रेनिंग सैंपल को अपना इनपुट वेक्टर अपनी इनपुट लेयर में प्लेस करके फॉरवर्ड प्रोपगेट करते हैं। और वो फॉरवर्ड प्रोपगेट करते हुए आप हर लेयर के हर न्यूरॉन की आउटपुट जो है उसको कंप्यूट भी कर लेते हैं और स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है, यानी जब भी आप किसी न्यूरॉन पे आते हैं तो आप उस न्यूरॉन पे जो भी डॉट प्रोडक्ट किया और आउटपुट निकली, तो लेट्स से अगर ये कोई हिडन लेयर का न्यूरॉन है और इसकी आउटपुट को अगर मैं ZJ कहता हूँ और वो किसी फंक्शन से निकलती है H ऑफ, और वो एक्टिवेशन है AJ, प्री एक्टिवेशन AJ, तो ये जो H ऑफ AJ है इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। ये जो भी ZJ वैल्यू निकली है ये मैं सेव करी जा रहा हूँ सारे न्यूरॉन्स के लिए। इसी तरह अगर आउटपुट न्यूरॉन है और उसकी आउटपुट YK है तो YK सेव होता जा रहा है। ये होगी फॉरवर्ड प्रोपगेशन। उसके बाद आपके पास अगर कोई लॉस फंक्शन है वो लॉस फंक्शन भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, और आप उस लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशंस आउटपुट लेयर की वो भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। और लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन ऑफ एनी न्यूरॉन, इसको हमने कहा था कि आप डेल्टा वैल्यू कहें, तो kth आउटपुट न्यूरॉन के लिए ये डेल्टा k वैल्यू होगी। ये भी निकाल लें। अब आप वापस आने लगे हैं, यानी वंस यू हैव कंप्यूटेड डेल्टा के, ये आपकी बैक प्रोपगेशन शुरू हो गई है। क्योंकि बैक प्रोपगेशन इक्वेशन ये कहती है कि अगर लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्री एक्टिवेशन AJ, यानी हिडन लेयर का कोई न्यूरॉन जिसको आप डेल्टा J कहते हैं, ये डेल्टा J कंप्यूट किया जा सकता है यूजिंग डेल्टा K's ऑफ द नेक्स्ट लेयर। ठीक है, यानी आउटपुट लेयर के डेल्टा वैल्यूज से आप हिडन लेयर की डेल्टा वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग ये बैक प्रोपगेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था कि इसका आंसर ये होगा, और एंड दिस इज नथिंग बट अ डॉट प्रोडक्ट, यानी अगर मुझे हिडन लेयर का डेल्टा J चाहिए, ठीक है, जो कि असल में कर्ली L बाई कर्ली AJ है, तो अकॉर्डिंग टू द बैक प्रोपगेशन फॉर्मूला ये इस तरह रहा है कि इस तरह रहा है कि ये न्यूरॉन जिसको भी फीड कर रहा था, लेट्स से आगे 3 न्यूरॉन्स को फीड कर रहा था, हर न्यूरॉन का अपना डेल्टा था। इसका डेल्टा 1 है, इसके पास डेल्टा 2 पड़ा था, इसके पास डेल्टा 3 पड़ा था। आपने उनका डॉट प्रोडक्ट किया कि ये न्यूरॉन इस वाले से लेट्स से W1J इसका वेट था, W2J इसका वेट था और W3J इसका वेट था। आपने ये डेल्टा वैल्यूज़ का W's के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, जो कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है,
और उसके बाद आपने इसका अपना जो भी एक्टिवेशन फंक्शन था h ऑफ ए जे, उसका डेरिवेटिव ले लिया। इस दफा आपने डेरिवेटिव लिया है h ऑफ ए जे, वो डेरिवेटिव इवेल्युएट किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस डॉट प्रोडक्ट के साथ। एंड दैट्स द बैक प्रोपगेशन स्टेप, कि आपने अगली लेयर के डेल्टा से पिछली लेयर के डेल्टा कंप्यूट कर लिए, और ये आप हर न्यूरॉन के लिए कर सकते हैं। और अगर इस जे लेयर के पीछे इस हिडन लेयर के पीछे अगर कोई और हिडन लेयर भी है, तो वो इधर के सारे डेल्टाज यूज हो जाएंगे इधर के डेल्टाज कंप्यूट करने के लिए, एंड सो ऑन। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो वेट का डेरिवेटिव है, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेट, वो ये डेल्टा वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इनपुट था। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स के जब भी मैं किसी वेट की बात कर रहा हूँ, किसी भी लिंक के वेट की बात करता हूँ और उसके डेरिवेटिव की बात करता हूँ, कर्ली एल बाई कर्ली डब्ल्यू, यानी इस कनेक्शन के वेट का डेरिवेटिव के हिसाब से डेरिवेटिव, तो फिर मैं देखता हूँ कि हर वेट के एंड्स पे दो न्यूरॉन होंगे। आगे वाले न्यूरॉन से, यानी जिसको ये वेट फीड हो रहा था, आगे वाले न्यूरॉन पे जो भी डेल्टा वैल्यू पड़ी है, और पिछले वाले न्यूरॉन पे जो भी यहां से इनपुट आ रही थी, ठीक है, यानी पिछला न्यूरॉन जो भी आउटपुट कर रहा था, ठीक है, वो इस अगले न्यूरॉन की तो इनपुट है या इस कनेक्शन की तो इनपुट है, तो लेट मी कॉल दैट इनपुट। ठीक है, तो वेट का जो डेरिवेटिव है वो बड़ा सादा है, अगले न्यूरॉन की डेल्टा और पिछले न्यूरॉन की आउटपुट जो कि मेरे लिए इनपुट है। ठीक है, सो दैट्स डेल्टा इनटू इनपुट। ठीक है, डेल्टा वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इनपुट, इससे आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। और अगर आपके पास हर वेट के हिसाब से डेरिवेटिव्स आ गए हैं, तो अब आप ग्रेडियंट डिसेंट कर सकते हैं, जिसमें न्यू वेट इक्वल्स ओल्ड वेट माइनस स्टेप साइज ईटा टाइम्स द डेरिवेटिव, जो कि हमने अभी कंप्यूट कर लिया। तो ये बैक प्रोपगेशन का पूरा स्टेप है, एल्गोरिथम है। इस पे कोई सवाल आप लोगों का? सर, आपने जो भी बात की है कि जो हमारे पास डायरेक्ट हुआ है इनपुट टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन अगली लेयर के अंदर, वहां पे हम उसको डेटा और उसको इनपुट जो आ रही है उसमें क्या वेट इंक्लूसिव आप बात कर रहे हैं? नहीं, इनपुट से आपका सवाल इस पे है, ये जो यानी इनपुट पिछले वाले की जो भी ऑब्वियसली इसकी जो कैलकुलेशन आई थी, जो भी हमने वैल्यू निकाली, उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फीड करते हैं ना, तो इसमें इंक्लूसिव ऑफ वेट है या इनपुट से आपके मुराद लास्ट का जो भी एक्टिवेशन फंक्शन था सिर्फ वही है? फंक्शन यानी इसकी जो आउटपुट है, इस न्यूरॉन की जो आउटपुट है, जी, यानी मैं लेट्स मैं पॉइंटर चेंज, ये जो भी पिछला न्यूरॉन है, इसकी जो भी आउटपुट है, उसको मैं इस लिंक के लिए इनपुट कह रहा हूं। इस लिंक में वो तो एज इनपुट आ रही है। जी जी जी, सो इसलिए सो इट्स जस्ट एन आउटपुट, इट्स जस्ट अ वैल्यू ऑफ वो एच ऑफ ए या सम एक्टिवेशन फंक्शन से जो भी निकला है रिजल्ट। ओके ओके, मैं शायद असल में इस न्यूरॉन के हिसाब से टर्म्स बोल रहा हूं कि इसके हिसाब से तो वो इनपुट है, या इस लिंक के हिसाब से तो वो इनपुट ही थी। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस इस बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम पे? एनी कंफ्यूजन्स? ओके, आगे चलते हैं। क्योंकि आपने अपनी असाइनमेंट भी जो आपको मिली हुई है, ऑल यू हैव टू डू इज इम्प्लीमेंट दिस इक्वेशन। रियली असाइनमेंट 1 में इसेंशियल पार्ट यही है कि ये डेल्टा जे वाली जो इक्वेशन है, बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन, दैट्स द क्रूशियल पार्ट, और उसको ही आपने समझना है कि
कि जब यहाँ पे डेल्टा के कहा जाता है तो ये कौन से न्यूरॉन की बात हो रही है, जब ये डब्ल्यू के जे कहा जाता है तो ये कौन सा लिंक है, एच प्राइम ए जे तो कौन से न्यूरॉन का ये एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो कैसे इवेल्युएट करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह डेल्टा इंटू इनपुट में डेल्टा कौन से न्यूरॉन का है, ये इनपुट जो है ये कौन से न्यूरॉन से आ रही है, एंड सो ऑन। तो और अगर आप इफ यू मैनेज टू डू दिस फॉर वन वेट, और चाहे आपके न्यूरल नेटवर्क में 1,00,000 वेट्स हों, अगर आप ये एक वेट के लिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं लॉस विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट, तो आपने लूप में अब 1,00,000 के लिए भी कर लेंगे। सो बस अगर आप इसको सही तरह समझ लें, इंशाल्लाह असाइनमेंट 1 हो जाएगी। आपकी असाइनमेंट में एक्टिवेशन फंक्शन शायद यूज हुआ हो 10H, आपने सुना है, ये पढ़ा है यहाँ ये असाइनमेंट में? जी सर। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस न्यू एक्टिवेशन फंक्शन 10H। ठीक है, ये हाइपरबोलिक टेंजेंट इसको कहते हैं, जो कि आई शुड हैव रिटन पर नहीं लिखा हुआ। सो दिस इज द हाइपरबोलिक टेंजेंट। ओके, सो आपका जो लॉजिस्टिक सिग्मोइड है जो हमने पढ़ा, इसकी रेंज 0 से 1 है और ये इस किस्म का फंक्शन होता है। ठीक है, इनफैक्ट ये ऐसा भी नहीं होता, ये काफी ज्यादा फ्लैट होता है। इस किस्म का होता है ये। सो यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे ये 1 होता है। अगर आप इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मोइड के रिजल्ट को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जरा 1 तक जाने की बजाय 2 तक चला जाएगा और 0 इसका यहीं रहेगा। तो 0 से 2 तक ये हो जाएगा 2 सिग्मोइड। अगर ये सिग्मोइड है तो ये वाला 2 टाइम्स सिग्मोइड है। और अगर इसको मैं इसमें से -1 कर दूं तो ये जो 2 है ये 1 पे चला जाएगा, जो 0 है ये -1 पे चला जाएगा। सो लॉजिस्टिक सिग्मोइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास एक सिग्मोइड फंक्शन आ जाएगा जो -1 से 1 की रेंज आउटपुट करने लग जाएगा, इफ यू नीड इट। ठीक है, 10H भी एक ऐसा फंक्शन है जो -1 से 1 की रेंज में आउटपुट करता है, और वो एक्चुअली उसी तरीके से करता है। वो सिग्मोइड को लेता है, सिग्मोइड अलोन जो है ये 0 से 1 तक था, है ना, 0 से 1, लेकिन मैंने 2 टाइम्स एक 0 से 1 फंक्शन लिया, -1 किया। इसका मतलब है कि इसकी रेंज डेफिनेटली -1 से 1 आएगी। सिर्फ एक ये फर्क है कि यहाँ पे सिग्मोइड के अंदर मैंने प्री एक्टिवेशन को पास करने की बजाय 2 टाइम्स प्री एक्टिवेशन पास कर दी है। ऑल इट डज इज कि ये इसका ये जो 0 से 1 पे जो जंप थी ना इसको जरा तेज कर देता है, इसका स्लोप जरा स्टीप हो जाता है। तो ये 10H है। 10H में ये 0 से 1 की जो ट्रांजिशन है इसका स्लोप जरा ज्यादा हो गया, 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। दैट्स इट। लेकिन इसकी रेंज -1 से 1 तक होती है। ठीक है, और ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि अगर आप इसको सिग्मोइड फंक्शन की वैल्यू डालें 1/1 प्लस e⁻²a इस केस में, तो वो इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, हिडन लेयर के न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है, मैं आउटपुट लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं हिडन लेयर्स के न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ। इट हैज बीन शोन कि हिडन लेयर के न्यूरॉन्स पे अगर आप एक्टिवेशन फंक्शन लॉजिस्टिक सिग्मोइड की बजाय 10H रखते हैं तो आपका न्यूरल नेटवर्क ज्यादा जल्दी लर्न कर लेता है। ठीक है, और मे भी उसकी वजह यह है, मोस्ट प्रॉब्ली उसकी वजह यह है कि ये जो 0 से 1 की ट्रांजिशन में जो स्लोप था इसका ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज, इसका ग्रेडियंट इज हायर। तो जब ग्रेडियंट बड़ा होगा तो आपके वेट्स में अपडेट भी बड़ी होंगी
और वेट्स जल्दी किसी जगह कन्वर्ज करने का चांस होगा। सो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स में इट इज़ यूजुअली बेटर कि आप tan H फंक्शन यूज़ करें कंपेयर टू लॉजिस्टिक सिग्मॉइड। आउटपुट लेयर पे मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आउटपुट लेयर पे तो एक्टिवेशन फंक्शन वो होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम डिक्टेट करेगी। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो आइडेंटिटी फंक्शन होगा आउटपुट पे, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो सिग्मॉइड होगा एक्टिवेशन पे, अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो सॉफ्टमैक्स होगा आउटपुट लेयर पे। तो आउटपुट पे तो एक्टिवेशन फंक्शन प्रॉब्लम डिटरमिन करती है, पर हिडन लेयर के एक्टिवेशन फंक्शन अगर आप tan H रखते हैं तो फास्टर लर्निंग हो जाती है। ठीक है, ये मैं आप लोगों में ये ये स्टीप इसलिए है क्योंकि आपने सिग्मॉइड 2A का लिया है। यस यस। तो अगर हम यही चीज सिंपली जो हमारी सबसे ऊपर आपने जो सिग्मॉइड लिया हुआ है सिंपली सिग्मॉइड 2A ले लें तो उसके लिए भी वैसे ही हो जाएगा, स्टीप नहीं हो जाएगा। व्हाई आर वी चेंजिंग इट फ्रॉम -1 to 1? आई एम नॉट 100% श्योर कि उसको -1 तक ले जाने से क्या फ़ायदा है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देयर इज़ अ पेपर बाय यान लिकून एफिशिएंट बैक प्रॉप। ये पेपर एक्सप्लेन करता है विद एक्सपेरिमेंट्स एंड मे बी सम थ्योरी कि वाई इज using a tan H on hidden layer neurons versus sigmoid, why is it better? ठीक है, तो ये पेपर इसको डिस्कस करता है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड आप ये पेपर देख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट यान लिकून इस बंदे का तो कोई भी पेपर देख सकते हैं। दिस पर्सन विल कम अगेन एंड अगेन इन आवर कोर्स, तो यू विल हियर दिस नेम अगेन। ठीक है, सो फॉर डिटेल्स यू कैन लुक एट दिस पेपर एफिशिएंट बैक प्रॉप एंड दिस पेपर माइट। पिछले पेपर्स पे लोग कह रहे थे कि वो काफ़ी मुश्किल थे पढ़ने, एंड आई एग्री विद देम। ये वाला शायद इतना मुश्किल नहीं है, इट्स इजी पेपर टू रीड। ओके, सो tan H का डेरिवेटिव, सिग्मॉइड का डेरिवेटिव अगर आपको याद हो, सिग्मॉइड का जो डेरिवेटिव था वो था सिग्मॉइड की वैल्यू इंटू 1 माइनस सिग्मॉइड की वैल्यू। ये हमने पिछली दफ़ा देखा था, या आप लोगों ने प्रूव करना था। और इसी तरह जो tan H फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव, अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 माइनस जो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में वैल्यू आई थी tan H उसका स्क्वायर है। ठीक है, सो द डेरिवेटिव इज इजी, it's cheap, it's not expensive to compute the derivative. Okay, by the way, ये जो स्लाइड है अब ये आपकी असाइनमेंट की स्लाइड है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आपकी असाइनमेंट में आप यही कर रहे हैं। आपके पास आपकी असाइनमेंट में 2 लेयर्स का मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, एक हिडन लेयर है, एक आउटपुट लेयर है, और आप रिग्रेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन आप असाइनमेंट में मल्टीवेरिएट नहीं कर रहे, आप यूनिवेरिएट रिग्रेशन कर रहे हैं। विच मीन्स असाइनमेंट में आपके लिए ये जो k है, कैपिटल K, ये 1 है, इक्वल टू 1 इन योर असाइनमेंट। ठीक है, फाइन, तो कैपिटल K 1 है। अभी यहां मुझे इसको कैपिटल K कहने दें। और जो आपकी इनपुट है वो d डिमेंशनल है। ठीक है, आपकी असाइनमेंट में इनपुट आपकी 1 डिमेंशनल है एक्चुअली, राइट। और अगर आप बायस उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो d को 2 कह दें। आपकी असाइनमेंट में आपकी जो आउटपुट लेयर है, क्योंकि आपने रिग्रेशन करनी है तो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, जो प्री एक्टिवेशन आ गई वही आउटपुट है। आपका लॉस फंक्शन भी आपकी असाइनमेंट में हाफ सम स्क्वायर्ड एरर है। ठीक है, जिसमें आपका कैपिटल K अगर 1 है तो बस ये एक दफा ही हो रहा है। ठीक है,
आपकी असाइनमेंट में जो हिडन न्यूरॉन्स हैं ये शायद डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं, ये शायद आपने कई डिफरेंट एम ट्राई करने होंगे। और इधर मैंने 10H कहा हुआ है कि हिडन लेयर के जितने न्यूरॉन्स हैं उनमें 10H एक्टिवेशन फंक्शन है, लेकिन असाइनमेंट में इनकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपने ट्राई करनी है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं असाइनमेंट के साथ। तो फिलहाल सिचुएशन ये है, आपके पास इनपुट लेयर है D न्यूरॉन्स की, आपके पास उसके बाद हिडन लेयर है M न्यूरॉन्स की, और उसके बाद आपके पास आउटपुट लेयर है K न्यूरॉन्स की, और आपके पास लॉस फंक्शन है हाफ सम स्क्वायर्ड एरर, ठीक। जब आप जो पूरा फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का स्टेप है वो ये होगा कि आप अपनी इनपुट वेक्टर को रखेंगे इनपुट लेयर पे, ठीक है, और वो डी डिमेंशनल है, और उसका डॉट प्रोडक्ट होगा हिडन लेयर के वेट्स के साथ, फर्स्ट लेयर के वेट्स के साथ। इस डॉट प्रोडक्ट के बाद आपके पास प्री एक्टिवेशंस आ जाएंगी हिडन लेयर के हर jth न्यूरॉन की, ठीक है, दैट्स स्टेप 1। जब आपके पास प्री एक्टिवेशंस आ जाएंगी उन सारों को आप हिडन लेयर के एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारेंगे। इस एग्जांपल में वो 10H है। जब आप गुजार लेंगे तो हिडन लेयर की आउटपुट्स आ गई, ठीक है, हिडन लेयर की आउटपुट्स आ गई। ठीक है, उन हिडन लेयर के न्यूरॉन्स में आप 1 प्री पेंड कर लेते थे, इसलिए मैंने जी नॉट यहां पे कहा हुआ है, ठीक है। तो ये प्री पेंड किया 1। और लास्ट लेक्चर में अगर आप देखें तो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हमने ऐसे ही डिफाइन की थी कि हिडन लेयर की आउटपुट निकालें और 1 प्री पेंड करते हैं। ये हिडन लेयर का काम हो गया। अब आउटपुट लेयर अपना काम करेगी। आउटपुट लेयर फिर से एग्जैक्टली वही करती है जो हिडन लेयर ने किया था, कि वो अपनी इनपुट्स का डॉट प्रोडक्ट कर लेती है वेट्स के साथ, ठीक है। ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है ये तो असल में सिर्फ एक ही है, लेकिन हमारे आउटपुट लेयर जो उसका एक्टिवेशन फंक्शन है वो लीनियर था, तो इसलिए मैंने y के इक्वल्स a के y के डायरेक्टली ये टर्म लिखती है, ठीक है। और ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप इसको डिराइव करें कि अगर आपका हाफ सम स्क्वायर्ड एरर है लॉस, अगर आपका लॉस हाफ सम स्क्वायर्ड एरर है तो उसका कर्ली L बाई कर्ली AK यानी प्री एक्टिवेशन के हिसाब से जो वैल्यू है जिसको आप डेल्टा K कहते हैं वो ये एक्सप्रेशन आएगी। हाफ सम स्क्वायर्ड एरर अगर आपका लॉस फंक्शन है तो डेल्टा K आउटपुट न्यूरॉन्स के वो ये वैल्यू आएगी YK माइनस TK। ये आप डिराइव करके बड़ी इजीली देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ओके, सो आपके पास डेल्टा K आ गया है, और अगर आपके पास आउटपुट लेयर का डेल्टा K आ गया है, अब बैक प्रोपेगेशन किक्स इन। और बैक प्रोपेगेशन कहेगी अगर आपके पास आउटपुट लेयर के कैपिटल K न्यूरॉन्स के डेल्टा K मौजूद हैं तो मैंने सिर्फ उन डेल्टा वैल्यूज का कनेक्टिंग वेट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, और फिर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पे होता था H प्राइम ऑफ AJ, ठीक है। और आपका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो 10H था इस एग्जांपल में, और यानी और 10H का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 10H स्क्वायर, और वो 10H किस में सेव्ड है, वो ZJ में सेव्ड है 10H। हमने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के टाइम ZJ में 10H का रिजल्ट तो सेव किया था, तो यहाँ पे जस्ट ZJ स्क्वायर और 1 माइनस 10H स्क्वायर 1 माइनस ZJ स्क्वायर, यू हैव योर डेरिवेटिव। तो एंड दिस गिव्स यू डेल्टा J वैल्यूज। तो ये डेल्टा K भी बैक प्रोपेगेशन पे यहाँ पे हमने निकाल लिए, इधर सारे डेल्टा J भी निकाल लिए, और जैसे ही आउटपुट लेयर के डेल्टा K's आए थे तो मैं इधर के तमाम कनेक्शंस जितने भी थे उन सारों के ग्रेडियंट्स निकाल सकता था, डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वेट्स वो निकाल सकता था, क्योंकि वो थे डेल्टा इंटू ZJ जो वैल्यूज आ रही थी यहाँ से। और जब इस लेयर के डेल्टा आ गए हैं हिडन लेयर के, तो मैं इन वेट्स
के डेरिवेटिव सारे निकाल सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि वो ये वाली डेल्टा वैल्यूज इनटू इनपुट वैल्यूज थी, ठीक है। और ये बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेयर के वेट्स के डेरिवेटिव्स वो हैं हिडन लेयर के डेल्टा और इनपुट लेयर से जो भी आगे भेज रहे थे आप, और सेकंड लेयर के वेट्स के हिसाब से डेरिवेटिव्स जो हैं वो हैं आउटपुट लेयर के डेल्टास और हिडन लेयर से जो आगे इनपुट जा रही, हिडन लेयर की जो आउटपुट है जो आगे इनपुट हो रही थी, ठीक है। तो दोनों केसेस में ये डेल्टा इंटू इनपुट वाली फॉर्म यूज हो रही है। और आप अपनी असाइनमेंट में आपने सिर्फ ये इंप्लीमेंट करना है एंड दैट्स इट, एंड यू विल हैव अ न्यूरल नेटवर्क जो यूनिवेरिएट कंटिन्यूअस फंक्शंस को मॉडल करता होगा। और अगर आप उसकी प्लॉटिंग साथ साथ करते जा रहे होंगे तो यू विल सी द लर्निंग टेक प्लेस। आप देखेंगे कि शुरू में आपका न्यूरॉन, आपका टारगेट फंक्शन कुछ और है और आपका न्यूरल नेटवर्क कुछ और ही फंक्शन निकाल रहा होगा क्योंकि वो रैंडम वेट्स थे। और जैसे जैसे आपके वेट्स लर्न होते जाएंगे यू विल सी कि आपका न्यूरल नेटवर्क उस फंक्शन को आहिस्ता 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 बेहतर से बेहतर लर्न करता जा रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक अ किड लर्न समथिंग, आपका न्यूरल नेटवर्क कंटिन्यूअली इंप्रूव कर रहा होगा उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना। कोई सवाल जी? सर जी जो हम ये डेल्टा के और जी जे जो कंप्यूट कर रहे हैं, डेल्टा मींस जो आउटपुट लेयर पे जो हमारा एरर आ रहा था उसको कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेट जो जी जे पे था। आप कौन से डेल्टा की बात करें, डेल्टा के या डेल्टा जे? सर डेल्टा के से और जी जे को मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है वेट कंप्यूट करेंगे, वेट का डेरिवेटिव। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो कि ये नीचे ये टर्म लिखी हुई है, बिल्कुल जी ऐसे। सर ये वेट जो है ये हमें आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा कितना लॉस था जो हम हाफ सम स्क्वायर एरर से निकाल रहे हैं। कितना लॉस था या इसी से लॉस आया था, यहाँ पर मुझे तो कंफ्यूजन है। हाँ ये ओके, अगर इसका जुमला लिखें तो इसका जुमला ये बनेगा, किसी भी डेरिवेटिव का जुमला ये बनेगा। इसका लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज इन लॉस with respect to change in W kj, ये जौन सा भी वेट है, ठीक है। इसको अगर मैं चलें, दिस माइट बी यूजफुल फॉर अस लेटर। ये ऐसे है कि जैसे अगर मेरे पास ये वेट W के जे है और इस वेट W के जे को मैं थोड़ा सा इसमें कोई वैल्यू ऐड कर देता हूं, +1 इंटू 10⁻³ ठीक है। जी सर। अगर मैं इसमें थोड़ा सा 1 × 10⁻³ इस वेट को थोड़ा सा चेंज करता हूं तो मेरा लॉस कितना चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी अगर मैं ये दो चीजें करूं, W के जे ओवर, और चेंज मैंने कितना किया था, ये इतना किया था 1e-3। ये एक्सप्रेशन आपको समझ आती है जो मैंने लिखी है नीचे? ये फेमिलियर लगता है आपको? सर ये ग्रेडियंट डिस्टेंस से फेमिलियर लग रहा है थोड़ा कि 22 की वैल्यू ऐड करके तो आप पुराने वेट में से सब्ट्रैक्ट करके तो न्यू वेट निकाल लेते हैं। ये जब आपके पास कोई फंक्शन होता था और आप उस फंक्शन का स्लोप निकालते थे किसी एक जगह पे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे जी, उस टेंजेंट में आप क्या करते थे, फंक्शन तो ऐसे कर्व कोई वैल्यू होती थी, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे, टेंजेंट पे कोई एक वैल्यू यहाँ पे लेते थे, टेंजेंट की दूसरी वैल्यू को यहाँ पे लेते थे, इसको कहते थे x1 y1 और इसको कह देते थे x2 y2, और फिर इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते थे आप, m,
y2 minus y1 over x2 minus हाँ, x1. y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और इस स्लोप को क्या कहते थे? रेट ऑफ चेंज। Yes, sir. ओके, ये y2 फंक्शन की वैल्यू है या इस लाइन की वैल्यू है एट x2, ऐसा ही है ना? जी। ओके, तो अब नीचे वाली एक्सप्रेशन पे आते हैं। x2 क्या है? मेरे पास x2 है w के जे प्लस प्लस 1e माइनस 3। और ये उस वेट पे, यानी जो चेंज्ड वेट था जी। उस पे मैंने फंक्शन को एवेल्युएट किया है। तो ये जो L ऑफ w के जे प्लस 1e माइनस 3, इसको मैं y2 समझ लूं, जी। और माइनस ये जो लॉस है जब मैंने वेट को नहीं चेंज किया था, इसको y1 कह देता हूं, और फिर w के जे जो है वो x1 कह देता हूं। ठीक। यानी ये जो मैंने नीचे एक्सप्रेशन लिखी है ये एग्जैक्टली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है, जो कि स्लोप होता है। जी सर। और ये जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहां पे, जो जिसको मैं डेरिवेटिव कहता हूं, ये स्लोप को ही तो अप्रोक्सीमेट कर रहा होता है। इनफैक्ट स्लोप इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा होता है। रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कि आपके लॉस फंक्शन पे कितना फर्क पड़ना था जब मैं w के जे को थोड़ा सा चेंज करूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लॉस हाईली सेंसिटिव है कि w के जे को जरा सा भी चेंज करूं तो लॉस पे बहुत फर्क पड़ता है, और मेरा लॉस काफी बड़ी वैल्यू आई है, तो ये डेरिवेटिव भी काफी बड़ा होना चाहिए। विच मीन्स कि अगर w के जे की वजह से न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, तो इस w के जे को चेंज करो अगर लॉस बहुत ज्यादा आ रहा है, और बुरी तरह चेंज करो। जी सर। ठीक है, तो बैक प्रोपगेशन बस ये कर रही है, हर न्यूरॉन के वेट या हर वेट को उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से चेंज करेगी। ठीक है सर, थैंक यू। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? आई एम नॉट श्योर कि मैं आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली आंसर किया या नहीं किया। यस सर, यू हैव आंसर्ड। ओके, ओके। आप नोट करें कि अभी तक हमने जो डेरिवेटिव्स निकाले थे, ये डेल्टा के की वैल्यूज, डेल्टा जे की वैल्यूज, और फिर ये जितने भी डेरिवेटिव थे हर वेट के हिसाब से, जो भी, ये सारा कुछ हमने एनालिटिकली किया था। यानी हमने कागज पे ये फॉर्मूले डिराइव किए थे सारे। ठीक है, इन्हें कहते हैं एनालिटिकल डेरिवेटिव्स। ठीक है, जब आप कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से एक्स स्क्वेयर, और आप कहते हैं ये 2x होता है, तो ये एनालिटिकल डेरिवेटिव है, कागज पे आपने कर लिया। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्मूले से डेरिवेटिव लेके आते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपने इसके डेरिवेशन में कोई गलती कर दी हो, या इसके डेरिवेशन में कोई गलती कर दी हो, किसी भी जगह पे किसी भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले में या तो गलती कर दी हो, नंबर 1, डेरिवेटिव डिराइव ही गलत कर दिया आपने, या आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन में गलती कर दी हो। मसलन आप अपनी असाइनमेंट में ये डेरिवेटिव्स इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, वहां कोई ब्रैकेट मिस हो गया, कोई मल्टीप्लाई की बजाय प्लस कर दिया, कोई टर्म मिस कर दी, सो कहीं भी एरर आ सकता है, या डेरिवेशन में या इंप्लीमेंटेशन में। तो जब भी आप एनालिटिकल डेरिवेटिव्स को इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे आप बैक प्रोपगेशन कर रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो, हमेशा एनालिटिकल डेरिवेटिव्स दे मस्ट बी कंपेयर्ड विद समथिंग कॉल्ड न्यूमेरिकल डेरिवेटिव्स। और ये जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे किया है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये न्यूमेरिकल डेरिवेटिव ही था। और लेट्स सी कि अगर मैंने कोई भी वेट ले लें, wji,
चाहे लेयर 1 है, चाहे लेयर 2 है, चाहे लेयर 3, लेयर 4, लेयर 100, जो भी है, एनी डेरिवेटिव लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेट WJI, अगर मैं बैक प्रोपगेशन से ये डेरिवेटिव ना कंप्यूट करता, मैं अगर न्यूमेरिकल तरीके से कर लेता, तो वो कैसे करता, वो भी मैंने पिछली साइड पे किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब मैं कहता हूँ WJI प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा न्यूरल नेटवर्क है, उस न्यूरल नेटवर्क में जितनी भी लेयर्स हैं, लेट्स से इतनी लेयर्स हैं, और उसमें हर लेयर में बहुत सारे वेट्स होंगे, व्हाटएवर, मैं इस वक्त वेट WJI की बात कर रहा हूं, वो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि WJI प्लस एप्सिलॉन, व्हाट दिस मीन्स इज कि जितने भी वेट्स थे पूरे नेटवर्क के, आई डोंट चेंज देम, जो भी वेट्स थे नेटवर्क के वो वैसे ही हैं, सिर्फ मैं एक वेट को उठा रहा हूं WJI को, और सिर्फ उस वेट को मैं चेंज कर रहा हूं, बाकी वेट्स जैसे थे वैसे ही हैं। और मैं लॉस फंक्शन को इवेल्युएट कर लेता हूं इस सेटिंग के साथ कि WJI में सिर्फ एप्सिलॉन एक छोटी सी वैल्यू ऐड हुई हुई है, और बाकी वेट सेम है, और मैं लॉस फंक्शन को जाके इवेल्युएट कर देता हूं कि क्या वैल्यू आई, इसको मैं Y2 कह देता हूं। उसके बाद मैं ये एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो गई क्योंकि लॉस निकाला है मैंने। उसके बाद मैं फिर से इस वेट पे जाता हूं और इस वेट की वैल्यू जो इसका ओरिजिनल था WIJ, उसमें प्लस करने की बजाय माइनस कर देता हूं इस दफा, ठीक है। बाकी वेट्स वही रहते हैं, बस ये वाला वेट मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। पहले मैंने ओरिजिनल वैल्यू में प्लस एप्सिलॉन किया था, अब ओरिजिनल वैल्यू में माइनस एप्सिलॉन कर दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा चेंज करने के बाद फिर से एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन करता हूं और लॉस की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसको Y1 कह देता हूं। और ये जो टर्म थी अंदर वाली, ये मेरी X2 थी, और जो ये वाली टर्म है ये X1 थी, ठीक है। और आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो टर्म लिखी हुई है ये X2 माइनस X1 का आंसर यही आएगा, ठीक है, या वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसको न्यूमेरिकल डेरिवेटिव कहते हैं कि मैंने कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने बस देख लिया कि मेरे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज था क्या जब मैं WIJ को चेंज करता था, राइट। क्योंकि राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है आप लोगों के मुताबिक ये वही रेट ऑफ चेंज वाली एक्सप्रेशन है जो आप टेंजेंट ड्रॉ करके करते थे, तो ये Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1 है, और ये रेट ऑफ चेंज होता है। लेकिन ये असली रेट ऑफ चेंज की अप्रॉक्सीमेशन एक होती है, ठीक है। और मैंने यही किया कि जो भी मेरा असली रेट ऑफ चेंज है उसकी अप्रॉक्सीमेशन ये राइट साइड पे लिखी हुई है, और ये न्यूमेरिकल डेरिवेटिव है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेरिवेटिव अगर तो आपकी फॉरवर्ड प्रोपगेशन सही है ना, इम्प्लीमेंट हुई है, तो न्यूमेरिकल डेरिवेटिव इज द एक्यूरेट डेरिवेटिव, ठीक है। न्यूमेरिकल डेरिवेटिव इज द मोर एक्यूरेट डेरिवेटिव, इसलिए यू शुड ऑलवेज सी कि आपके जो एनालिटिकल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो इस न्यूमेरिकल डेरिवेटिव से मैच करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। शुड ऑलवेज चेक। आपकी असाइनमेंट 1 में ये पार्ट है या नहीं है न्यूमेरिकल चेक का? यस सर है। ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू देन ओवर देयर, ठीक है। सो इधर कोई सवाल? ओके, सर ये अगर न्यूमेरिकल डेरिवेटिव्स ज्यादा एक्यूरेट हैं, हम इसी को क्यों नहीं यूज करते? एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। कि फिर हम ये बैक प्रोपगेशन वाली मुसीबत में गए क्यों? इतनी मुश्किल मैथमेटिक्स, पूरा पिछला लेक्चर लग गया, अभी भी बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेप लगता है। तो हम फॉरवर्ड प्रोपगेशंस करके और लॉस को इवेल्युएट करके न्यूमेरिकल डेरिवेटिव से ही सारा काम कर लेते हैं, which is what we discuss in this slide now. We could have avoided back propagation and computed all required derivatives numerically. लेकिन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की कॉस्ट जरा देखें। मैं क्लेम करता हूं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की कॉस्ट, लेट्स से आपके पास जो वेट्स हैं, नंबर ऑफ वेट्स इन योर नेटवर्क, उसको मैं ये कह रहा हूं,
साइज ऑफ डब्ल्यू, जितने भी वेट्स हैं आपके न्यूरल नेटवर्क में सारे के सारे, उनको अगर गिन लूं तो ये नंबर आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की जो कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ, इट इज क्वाड्रेटिक इन द नंबर ऑफ वेट्स, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये जो अभी हमने न्यूमेरिकल डेरिवेटिव्स किए, इसमें 2 दफा फॉरवर्ड प्रोपगेशन की थी ना, एक दफा WIJ प्लस करके और एक दफा WIJ में माइनस एप्सिलॉन करके। तो ये 2 फॉरवर्ड प्रोपगेशन है, राइट? यस और नो? एनीवन? Anyone? Yes, sir. ये दो दफा फॉरवर्ड प्रोपगेशन है। ये 2 फॉरवर्ड प्रोपगेशन हुई हैं। एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन में कितने मल्टीप्लायर्स और एड्स होते होंगे? इसके लिए हम जाते हैं इस स्लाइड पे। देखिए, ये एक सादा सा न्यूरल नेटवर्क था जिसमें इनपुट में D न्यूरॉन्स थे, हिडन लेयर में M न्यूरॉन्स थे, आउटपुट लेयर में K न्यूरॉन्स थे। हिडन लेयर का जो एक न्यूरॉन है उसका पूरे का पूरा प्रोसीजर ये पहली 2 इक्वेशंस में है। डू यू एग्री विद मी? हिडन लेयर के एक न्यूरॉन की जब बात करूं तो उसकी पूरी की पूरी कंप्यूटेशन इन पहली 2 इक्वेशंस में है। यस और नो? यस। ओके, इसका मतलब है इन 2 इक्वेशंस के अगर हम नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि एक हिडन न्यूरॉन कितने स्टेप्स लेता है, ठीक है। एक हिडन, ये तो कोई डॉट प्रोडक्ट है जो पहली एक्सप्रेशन है, डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट में आप लोग मुझे बता दें कितने मल्टीप्लाई और कितने ऐड होंगे? इसमें कैपिटल D मल्टीप्लिकेशंस होंगी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इतने मल्टीप्लिकेशंस होंगी और 1 लेस एड्स होंगे, है ना? 2 नंबर्स अगर ऐड करने तो एक ही प्लस होता है ना, एक एडिशन होती है। Yes. 3 नंबर्स ऐड करने हो तो 2 एडिशन होती हैं, तो हमेशा -1। ओके फाइन। और वेट्स कितने थे बाय द वे? डी, जो आपने D मल्टीप्लिकेशंस का है, वेट्स कितने थे? डी वेट्स जो MU हो सकता है कि अगर मल्टीपल एजेस जा रहे हैं। दोबारा पूछिएगा जी। अगर एक इनपुट है तो उसके मल्टीपल एजेस अगर सारे न्यूरॉन्स में जा रहे हैं, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि वो पूरा एक मैश नेटवर्क था कि एक इनपुट से जो वेट्स थे वो सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड थे। यस, गुड क्वेश्चन। लेकिन इस इक्वेशन में वी आर कंसर्न्ड विद द jth न्यूरॉन, और ये jth न्यूरॉन जब अपनी वैल्यूज लेके आता है प्री एक्टिवेशन, तो ये अब वो सारी मैश में से अपने वाले वेट्स को देख रहा होता है कि मैं किन वेट्स के साथ x1 को, x2 को, x3 को और डॉट 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 xd को देख रहा हूं, और यहां पे वो वेट्स हैं, मेरे वेट्स, ठीक है सर, राइट। तो ये सिर्फ वो वाले वेट्स हैं, और लेट्स से वो D वेट्स हैं, तो जितने वेट्स थे उतने मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं। ओके, और इधर क्या हो रहा है? कितने मल्टीप्लाई, कितने ऐड? जितने भी 10H में लगते होंगे, ये तो फिक्स्ड होते होंगे मल्टीप्लिकेशंस, मतलब इनका D से तो ताल्लुक नहीं है। यानी डज दिस डिपेंड, 10H में जितने मल्टीप्लाई आ रहे हैं, डज दिस डिपेंड कि आपके वेट्स कितने थे?
So वो एक स्केलर आएगा ना. क्योंकि ये स्केलर आ गया एक, राइट? तो ये तो एक फिक्स्ड है, जितने भी होते हो मल्टीप्लिकेशन, चाहे 0 मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे 1 मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे 10 हो, 10 एज में, वो फिक्स्ड है. दे डोंट डिपेंड ऑन के वेट्स कितने थे. इसका मतलब है कि एक हिडन न्यूरॉन की आउटपुट निकालने के लिए, लेट्स कॉल इट ZJ, आपने डी मल्टीप्लिकेशंस या ऑर्डर ऑफ डी मल्टीप्लिकेशंस एंड एड्स हुए, है ना? ऑर्डर ऑफ डी ऑपरेशंस हुए. डू यू एग्री विद मी? एक हिडन लेयर की आउटपुट निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ डी ऑपरेशंस हुए. Yes. ओके, ये तो होगी हिडन लेयर. एग्जैक्टली सेम हरकत क्या ये आउटपुट लेयर के न्यूरॉन पे नहीं हो रही? क्या ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है? यस सर. क्या ये ऑर्डर ऑफ M ऑपरेशंस नहीं होंगे? होंगे. और टोटल ऑपरेशंस ऑर्डर ऑफ D प्लस ऑर्डर ऑफ M नहीं होंगे? और इनफैक्ट ये डी तो चले एक न्यूरॉन के वेट्स थे. अगर आपके पास पॉइंट इज एक न्यूरॉन अगर लीनियर एक न्यूरॉन के जो ऑपरेशंस हैं अगर वो लीनियर हैं इन द नंबर ऑफ वेट्स, तो पूरे न्यूरल नेटवर्क के जो ऑपरेशंस हैं दे आर लीनियर इन द नंबर ऑफ वेट्स. क्योंकि अब मैं उनके ऑपरेशंस को ऐड ही कर रहा हूं ना. एक की बजाय 2 न्यूरॉन होते तो 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ डी ऑपरेशन हो जाते. अगर 10 हिडन न्यूरॉन्स होते तो 10 टाइम्स ऑर्डर ऑफ डी ऑपरेशन हो जाते. इट्स स्टिल ऑर्डर ऑफ डी, इट्स स्टिल लीनियर. और एक लेयर की बजाय 2 लेयर्स होती तो फिर से 2 टाइम्स हो जाते, 3 लेयर हो जाती 3 टाइम्स हो जाते. तो इट्स स्टिल लीनियर. यानी जो पूरे का पूरे आपके ऑपरेशंस हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन में, अगर आपके पास टोटल वेट्स इतने हैं तो इतने वेट्स में वो लीनियर ही होंगे, कोई क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएंगे. ठीक है? सो देयरफॉर वन फॉरवर्ड प्रोपगेशन की जो कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है. ठीक है? अब वापस आते हैं. सो एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन, कोई भी एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन लॉस निकालने तक वो लीनियर कॉस्ट होती है उसकी. ठीक है? और आप 2 फॉरवर्ड प्रोपगेशंस कर रहे हैं, 2 फॉरवर्ड प्रोपगेशन की कॉस्ट इससे डबल हो जाएगी. वो अभी भी लीनियर है. ठीक है? लेकिन ये जो पूरे का पूरा स्टेप है जिसपे हमने कहा है कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट तो लीनियर ही है, ये स्टेप आपने लीनियर कॉस्ट में आपने कंप्यूट किया है डेरिवेटिव Wij का. ये एक वेट है, ये सिर्फ एक वेट है नेटवर्क का जिसका डेरिवेटिव आपने ऑर्डर ऑफ W कॉस्ट में किया है. बट यू हैव टू डू दिस फॉर ऑल वेट्स. और वेट्स कितने हैं? इतने वेट्स हैं. हर वेट पे जो न्यूमेरिकल डेरिवेटिव की कॉस्ट है वो बिग O W है. अब ये 2 इंटू डब्ल्यू नहीं हो रहा, ये 10 इंटू डब्ल्यू, 10 इंटू बिग O W नहीं हो रहा, ये 100 इंटू बिग O W नहीं हो रहा. ये तो W का साइज मल्टीप्लाई बाय बिग O ऑफ W का साइज हो रहा है. दिस थिंग इज क्वाड्रेटिक इन द नंबर ऑफ वेट्स. तो अगर आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से, न्यूमेरिकल डेरिवेटिव से सारे डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते तो आपकी कॉस्ट बिग O क्वाड्रेटिक होती इन द नंबर ऑफ वेट्स. जबकि बैक प्रोपगेशन की जो कॉस्ट है दैट इज स्टिल लीनियर इन द नंबर ऑफ वेट्स. व्हाई इज इट लीनियर? क्योंकि बैक प्रोपगेशन का जो ओवरऑल एल्गोरिथम था वो इस तरह था कि आपके पास नेटवर्क आया, जितने भी उसकी लेयर्स थी, जो भी था, आगे लॉस था, आपने एक दफा फॉरवर्ड प्रोपगेशन की थी,
उस एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन करने के बाद आपके पास यहाँ एंड पे डेल्टा के कोई आ गए थे, और वो डेल्टा केस को आपने इसी तरह पीछे बैक प्रोपगेट किया, हर जगह पे डेल्टा जे आते गए, इस लेयर के हर एक के। तो ये एक दफ़ा आप आगे गए हैं, एक दफ़ा आगे जाने की जो कॉस्ट है वो हमने पहले ही देख लिया है, वो लीनियर है फॉरवर्ड प्रोपगेशन। लेकिन बिल्कुल फॉरवर्ड प्रोपगेशन की तरह ही आप वापस आए थे। बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन जो है वो भी सेम काम हो रहा है, बस 2 दफ़ा। यानी जो बैक प्रोपगेशन जब मेहनत करनी पड़ रही है आपको, वो भी लीनियर कम्प्लेक्सिटी की है। सो दिस इज 2 टाइम्स, विच मीन्स कि इट इज स्टिल लीनियर। ठीक है, बैक प्रोपगेशन की कॉस्ट मैं क्यों कह रहा हूं कि वो वापसी पे क्यों बिग और डब्ल्यू है, क्योंकि ये वापसी पे ये इक्वेशन नजर आ रही है आपको, वापसी पे ये इक्वेशन है, जितनी दफा भी अप्लाई की हो आपने, पर वापसी पे ये इक्वेशन है। और ये क्या डब्ल्यू की टर्म्स में, यानी कितने मल्टीप्लीकेशंस यहां पे हो रहे होंगे, हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशंस, के मल्टीप्लीकेशंस। अगर ये किसी और पिछली लेयर की बात हो रही हो जिसमें के न्यूरॉन्स नहीं है, एम न्यूरॉन्स हैं, तो ठीक है, वहां एम मल्टीप्लीकेशंस होंगी एंड सो ऑन। यानी जितने वेट्स हैं उतने ही मल्टीप्लीकेशंस हैं। तो इट्स लीनियर इन द नंबर ऑफ वेट्स। तो ये फायदा है बैक प्रोपगेशन का, इट इज एफिशिएंट। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को। हमारे पास टाइम एक्चुअली बहुत कम रह गया, आई नीडेड टू कवर अ लॉट ऑफ। ओके, मैं ज़रा तेज चलता हूँ। हम यूजुअली ऐसे वेट्स चाहते हैं जो ऑप्टिमल वेट्स जिसे हम कहते हैं, डब्ल्यू स्टार, द बेस्ट वेट्स, वो होंगे जो लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करते होंगे। यानी वहाँ पे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता होगा, और डेरिवेटिव जहाँ पे 0 हो, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये वेट्स, ये 0 होता हो। ठीक है, उसको स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। स्टेशनरी पॉइंट जो है, हमने देखा था कि वो मिनिमम भी हो सकता है, वो मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन वो सैडल पॉइंट भी हो सकता है। सैडल पॉइंट इस तरह की चीज़ होती है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेडियंट तो 0 होता है, लेकिन वो पॉइंट ना तो मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जो ये वाला पॉइंट है, दिस ग्रीन पॉइंट ओवर हेयर, वहां पे अगर आप एक डायरेक्शन में देखें, रेड वाली डायरेक्शन में, तो वहां पे रेड डायरेक्शन में डेरिवेटिव 0 हो चुका है, ब्लू डायरेक्शन में भी डेरिवेटिव 0 हो चुका है, ओवरऑल डेरिवेटिव 0 है। हर डायरेक्शन में आप देखें तो डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन ये पॉइंट ना तो मिनिमम है ना ये मैक्सिमम है। इसे सैडल पॉइंट कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली न्यूरल नेटवर्क्स में सैडल पॉइंट्स भी काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, लोकल मिनिमा तो होते ही हैं, सैडल पॉइंट्स भी हो जाते हैं डीप नेटवर्क्स के अंदर। तो यू हैव टू बी केयरफुल। न्यूरल नेटवर्क्स की ऑप्टिमाइजेशन में जो गोल है ना आपका, वो कोई भी सूटेबल लोकल मिनिमम पे पहुंचना है, एनी सूटेबल लोकल मिनिमम। ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबल मिनिमम जो होता है न्यूरल नेटवर्क का, अगर आप उस पर मौजूद भी हो ना, ग्लोबल मिनिमम पे आपको मिल भी गया है, तब भी आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि यार ये वाकई इससे थोड़ा कोई हो ही नहीं सकता। न्यूरल नेटवर्क्स में ये डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर कोई एक मिनिमम है, लेट्स से, चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, उसके न्यूरल नेटवर्क के स्ट्रक्चर में सिमेट्री इतनी होती है कि मल्टीपल इक्विवेलेंट मिनिमा होते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का गोल है किसी भी सूटेबल लोकल, सूटेबल का मतलब है कि लॉस इज लो इनफ, लॉस इज लो इनफ। तो किसी भी ऐसे लोकल मिनिमम पे पहुंचना है जहां लॉस बस नीचे हो गया। ठीक है, और यूजुअली कोई क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं होती कि डब्ल्यू स्टार किसी फॉर्मूले से आ जाए। तो सिंस इस तरह की सोल्यूशंस अक्सर नहीं होती, तो हम ये ग्रेडियंट डिसेंट हमें करना पड़ता है। ग्रेडियंट डिसेंट इज एन इटरेटिव न्यूमेरिकल प्रोसीजर। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सच एज ग्रेडियंट डिसेंट। ओके,
तो यूजुअली जो न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए यूजुअली स्पेशली जो डीप नेटवर्क्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए ऑनलाइन मेथड्स यूज़ होते हैं, बैच मेथड्स यूज़ नहीं होते। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन मेथड्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें आप पूरे का पूरा ट्रेनिंग डेटा यूज़ नहीं करते, पार्शियल ट्रेनिंग डेटा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल एट अ टाइम या अ मिनी बैच एट अ टाइम, ये हमने पिछली दफ़ा देख लिए थे जब ग्रेडिएंट डिसेंट देखा था हमने। बैच मेथड्स वो होते हैं जिसमें आप सारे का सारा ट्रेनिंग डेटा यूज़ करते हैं। ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होते डीप नेटवर्क्स में, क्योंकि डीप नेटवर्क्स में ट्रेनिंग डेटा जो है वो मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स होती हैं। अब मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स को एट अ टाइम उसको करना, इट बिकम्स एक्सपेंसिव, उसको मेमोरी में रखना दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो मॉडर्न डे न्यूरल नेटवर्क्स यूजुअली पार्शियल ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन होते हैं। सारा ट्रेनिंग डेटा देखेंगे आप इवेंचुअली, लेकिन एक टाइम पे थोड़ा सा डेटा देख रहे होते हैं। इनको ऑनलाइन मेथड्स कहते हैं। स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट यही है। स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट यूजिंग मिनी बैचेस, ये भी ऑनलाइन मेथड है। ऑनलाइन मेथड्स जो है ये जल्दी कन्वर्ज कर जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपके पैरामीटर्स जल्दी अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, जहां आपका w न्यू इक्वल्स w ओल्ड माइनस स्टेप साइज इनटू पूरे का पूरा डेरिवेटिव अगर आप बैच में कर रहे होते, ठीक है, तो पूरे लॉस का डेरिवेटिव यहां पे आना था। ठीक है, वर्सेस ऑनलाइन मेथड में क्या होना था कि आपने इस डेरिवेटिव की बजाय आपने किसी एक एग्जाम्पल पे जो डेरिवेटिव आया था, सैंपल n पे, ट्रेनिंग एग्जाम्पल n पे, वो यूज कर लिया। तो ये अगर लेट्स से आपके पास 1000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स थी, 1000, तो ये 1000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक डेरिवेटिव आना था और फिर अपडेट होनी थी। तब तक अगर आपने हर एग्जाम्पल के बाद कर लिया होता तो यहां पे 1000 अपडेट्स हो चुकी होती, 1000 अपडेट्स। ठीक है, और इस केस में सिर्फ एक अपडेट हुई होती तब तक। ठीक है, तो दे कन्वर्ट फास्टर। लेकिन उसका जो और भी ज्यादा बड़ा फायदा है वो ये है कि दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ एस्केपिंग लोकल मिनिमा। उसकी वजह ये है, लेट्स से आपके पास इस तरह कोई फंक्शन है जिसमें ये लोकल मिनिमम है, ठीक है, और ये ग्लोबल है। तो जो ओवरऑल डेरिवेटिव है, सारे सैंपल्स पे डेरिवेटिव्स लेके जो सम हुआ है, ठीक है, जितनी भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है, ये फाइनल डेरिवेटिव आया। फाइनल डेरिवेटिव हमेशा पॉइंट कर रहा होता है, या नेगेटिव, उसका नेगेटिव, ये जो टर्म है एक्चुअल ग्रेडियंट वेक्टर और उसका नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स, अगर मैं ये हूं इनपुट स्पेस और मैं यहां पे बैठा हूं इनपुट में, ये जो नेगेटिव एल वेक्टर है ना, ये हमेशा लोकल मिनिमम की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, जो कंप्लीट डेरिवेटिव है। ठीक है, और लेट्स से मैं इधर बैठा था, तो इस केस में भी ये लोकल मिनिमम की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और वो इस तरफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बेस पे जंप नहीं करता, मैं किसी एक एग्जाम्पल की बेस पे जंप कर लेता हूं। ये जो इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स हैं, इंडिविजुअल डेरिवेटिव हो सकता है किसी एक एग्जाम्पल का इधर पॉइंट करता हो, किसी और एग्जाम्पल का इस तरह का डेरिवेटिव हो, किसी और का ऐसा हो, किसी और एग्जाम्पल का इस तरफ होता हो, किसी और का, सॉरी नेगेटिव ही कर देता हूं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स जो है वो जरूरी नहीं है कि लोकल मिनिमम की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स हो सकता है लोकल मिनिमम से दूसरी तरफ को आपको ले जाएं। ठीक है, सो इसलिए जब आप ये ऑनलाइन मेथड्स करते हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं, तो देयर इज अ चांस कि आप हमेशा लोकल मिनिमम की तरफ नहीं जा रहे, लोकल मिनिमम से दूर भी कभी कभी जा रहे होते हैं, और हो सकता है इस वजह से आप किसी बेहतर लोकल मिनिमम पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये फायदा है ऑनलाइन मेथड्स का। बैच मेथड्स की मैंने बात कर दी कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये स्मॉल, अगर ट्रेन सेट बहुत छोटा है तब यूजफुल होते हैं, वरना नहीं।
अच्छा, आप क्विकली कर लेते हैं जितना हमारे पास टाइम रह गया है, कि ये जो सिग्मोइडल फंक्शन था ब्लू में, आपको मैंने लॉजिस्टिक सिग्मोइड इवेल्युएट किया हुआ है। रेड के अंदर आपके पास लॉजिस्टिक सिग्मोइड का डेरिवेटिव है, ठीक है। और आप नोट करेंगे इसका जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है, और मैं आपको बता देता हूं, इवेल्युएट कर भी सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 आती है, ठीक है। आप इसको इवेल्युएट कर लें एट 0, तो वो 1/4 ही आ जाएगी, ठीक है। इस फंक्शन को देखें कि जब आपकी एक्टिवेशन की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, तो ब्लू फंक्शन जो है लॉजिस्टिक सिग्मोइड की आउटपुट वो 1 के पास हो गई है, और उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 के पास हो गया है, यानी वो फंक्शन फ्लैटन आउट हो गया है। इसी तरह जब एक्टिवेशन की वैल्यू नेगेटिव साइड पे बड़ी होती जा रही है प्री एक्टिवेशन की, तो आपका फंक्शन 0 की तरफ फ्लैट हो गया है, और उसका डेरिवेटिव भी, क्योंकि फंक्शन फ्लैट हो गया तो डेरिवेटिव भी 0 हो गया। जब भी आपका डेरिवेटिव 0 हो जाए ना, डेरिवेटिव अगर 0 की तरफ चला जाए, तो बस फिर आप मशीन लर्निंग को खुदा हाफिज कहते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग ग्रेडियंट डिसेंट पे डिपेंड करती है, मशीन लर्निंग डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करती है। जब आपका डेरिवेटिव फॉत होने लग जाए ना, तो फिर आपका न्यूरॉन लर्न करना छोड़ देता है, क्योंकि आप उसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जो चेंज है वो इतना करो जितना डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव तो बहुत छोटा हो गया, तो न्यूरॉन अपने बिहेवियर भी चेंज करना छोड़ देता है, ठीक है। और बाय द वे, जब इसका इस सिग्मोइड वाले न्यूरॉन का जब डेरिवेटिव 0 नहीं है, ये रेड कर्व जब 0 से दूर है, उन एरियाज, उन टाइम्स पे अगर आप देखें, तो ये जो ब्लू कर्व है लॉजिस्टिक सिग्मोइड, इट हैपन्स, इट बिहेव्स वेरी मच लाइक अ लाइन। यानी सिग्मोइड फंक्शन पे आप दो प्रॉब्लम्स हमें नजर आ गई। जब एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, प्री एक्टिवेशन जब ज्यादा हो जाती है, तो ये सैचुरेट हो जाता है। जब ये सैचुरेट होता है तो इसके डेरिवेटिव्स 0 होने लग जाते हैं, इट स्टॉप्स लर्निंग, ठीक है। लेकिन जब ये नहीं सैचुरेट होता, तो ये कोई बहुत ज्यादा नॉन लीनियर भी नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट लीनियर बिहेव कर रहा होता है जब ये सैचुरेट नहीं हुआ होता, ठीक है। बिटवीन 0 एंड 1 ये ऑलमोस्ट लीनियर बिहेव करता है, ठीक है। तो हम जो कहते हैं कि नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस न्यूरल नेटवर्क्स को नॉन लीनियर बना देते हैं, तो वो कोई बहुत ज्यादा नॉन लीनियर शायद नहीं बना रहे, वो जब वो जिंदा होता है न्यूरॉन, तो वो ऑलमोस्ट लीनियर ही है। लेकिन एक और वजह है ग्रेडियंट के 0 होने की, और वो ये बैक प्रोपगेशन का फॉर्मूला है। नोटिस कि बैक प्रोपगेशन के फॉर्मूले में आप डेल्टा जे कंप्यूट करते हैं बेस्ड ऑन डेल्टा के, और यहां पे आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अगर आपका एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड है, लॉजिस्टिक सिग्मोइड, हमने अभी देखा है कि उसका डेरिवेटिव मैक्सिमम 1/4 होता है, तो इट्स आइदर 1/4 और लेस देन 1/4, ठीक है। ये जो डेल्टा के वैल्यू आई है, ये भी तो किसी बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन से आई होगी। इमेजिन कि आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं, और तो अगर डेल्टा के भी किसी बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन से आई है, तो इसके एक्सप्रेशन में भी तो कोई h प्राइम ऑफ a के इस तरह की चीज हुई होगी जब आपने डेल्टा के कंप्यूट किया था, और वो भी तो लेस देन इक्वल टू 1/4 हुआ होगा। यानी इधर भी कोई टर्म लेस देन इक्वल टू 1/4 पड़ी है, इधर भी कोई टर्म लेस देन इक्वल टू 1/4 पर आ गई है, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने लगी हैं, और ये 1/4 और 1/4 से जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये जब मल्टीप्लाई होंगी, अगर लेट्स से दोनों 1/4 ही होती तो 1/16 आंसर आ जाता। नोटिस कि आपकी डेल्टा जे की जो वैल्यूज हैं, इन लेस देन 1 जो नंबर्स हैं, उनकी रिपीटेड मल्टीप्लीकेशंस की वजह से आपकी डेल्टा जे वैल्यूज ये अभी 1/16 होगी, अगली लेयर में ये 1/64 हो जाएगी, अगली लेयर में और छोटी हो जाएगी, एंड सो ऑन। सो
ये जो जैसे जैसे आप बैक प्रोपोगेट करते जाएंगे टुवर्ड्स द अर्ली लेयर्स, आपकी डेल्टा जे की वैल्यूज विल कीप गेटिंग स्मॉलर, ठीक है। और सिंस ग्रेडियंट जो आप कंप्यूट करते हैं वो डेल्टा इंटू इनपुट वाली फॉर्मेट में होता है, अगर डेल्टा छोटा होता जा रहा है, वैनिश करता जा रहा है, जीरो के पास होता जा रहा है, तो आपके ग्रेडियंट्स भी वैनिश होते जाएंगे अर्लियर लेयर्स के लिए। दिस इज नोन एज द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। रियली वो ग्रेडियंट नहीं जो वैनिश करता है, ये डेल्टा है जो वैनिश करता है, इसकी वजह से ग्रेडियंट वैनिश कर देता है। देयरफॉर इवन दो आपका नेटवर्क माइट बी रियली डीप, आपकी लर्निंग डीप नहीं होगी, ठीक है। आपकी सिर्फ जो आखिरी लेयर्स है ना, उनके तो उधर तो ग्रेडियंट जरा जिंदा रहेंगे थोड़ी देर, क्योंकि डेल्टा जरा जिंदा रह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे जाते जा रहे हैं, पिछली लेयर्स के जो डेल्टाज हैं वो वैनिश करते जाएंगे, जीरो के पास चलते जाएंगे, और इनके ग्रेडियंट्स भी जीरो होते जाएंगे। इन लेयर्स पे लर्निंग ही नहीं हो रही होगी। तो आप समझ रहे होंगे कि मेरा बड़ा मल्टी लेयर नेटवर्क है, पर रियली ये वेट्स आपके लर्न ही नहीं हो रहे, आपके सिर्फ इधर कोई वेट्स लर्न हो रहे होंगे आखिरी लेयर्स में, एंड वाली लेयर्स में जो है, अर्ली लेयर्स आपकी लर्न नहीं हो रही होंगी। तो दिस इज द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। इसने काफी देर न्यूरल नेटवर्क्स को रिस्ट्रिक्टेड रखा कि आप बस एक हिडन लेयर कर दें या चलें 2 हिडन लेयर्स कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। तो दैट्स द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। कुछ फंक्शंस हैं जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देते हैं, और ये एक्टिवेशन फंक्शंस हैं विच लीड टू व्हाट वी नाउ कॉल डीप लर्निंग, ठीक है। लॉजिस्टिक सिग्मॉइड इज नॉट वन ऑफ दोज फंक्शंस, पर मैं रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ कि लॉजिस्टिक सिग्मॉइड जो है 0 से 1 तक जाता है, रेड में उसका डेरिवेटिव है, ये सारी इसकी एक्सप्रेशंस हैं। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डेरिवेटिव लेस देन 1 है, 1/4, तो ये मल्टीप्लाई होते 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 वैनिशिंग ग्रेडियंट्स कॉज कर देता है। tan h हमने देखा था, tan h फंक्शन जरा सा बेहतर है, और उसकी वजह यह है कि इसका जो रेड कर्व में इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो चूंकि इसका डेरिवेटिव जरा सा बड़ा है, मतलब लेस देन 1 भी हो जाता है, बाकी यानी एक पॉइंट पे 1 है, लेकिन बाकी जगहों पे तो लेस देन 1 ही है ना, ये रेड कर्व, तो मोस्टली तो ये लेस देन 1 है। तो ये भी वैनिशिंग ग्रेडियंट करेगा, क्योंकि ये लेस देन 1 वैल्यूज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो जा रही, ये जीरो की तरफ चलती जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट सिग्मॉइड से जरा सा बेहतर है ये, क्योंकि इसके डेरिवेटिव जरा से बड़े हैं, तो कुछ थोड़ी देर ज्यादा जिंदा रह लेते हैं ये बिफोर वैनिशिंग। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन आप देख रहे हैं जो ट्रूली डीप लर्निंग के लिए यूज होते हैं। उनमें सबसे पहला है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रेक्टिफाइड इसलिए क्योंकि ये एक लाइन अगर आप खींचें, इसको मैं कहता है लीनियर यूनिट, y = a, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसका जो नेगेटिव साइड वाला हिस्सा है वो काट दिया, आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। तो आपको जो फंक्शन आ गया इस जस्ट कि अगर आप अगर पॉजिटिव है प्री एक्टिवेशन, तो आंसर a ही है, y = a। लेकिन अगर प्री एक्टिवेशन नेगेटिव है तो आंसर 0 है, रेक्टिफाई कर दिया, काट दिया आपने। सो दैट्स द ब्लू लाइन दैट यू सी। इसका जो डेरिवेटिव है ये, क्योंकि y = x या y = a वाली लाइन है, इसका डेरिवेटिव 1 है, तो इसका 1 ही रहेगा डेरिवेटिव, ठीक है। और वो ये रेड कर्व 1 पे ड्रॉ हुआ है। लेकिन जब आप नेगेटिव साइड पे हैं तो ये फ्लैट फंक्शन है, ब्लू इज अ फ्लैट फंक्शन, 0 पे रहता है, तो डेरिवेटिव भी उसका फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन फ्लैट हो गया। ये जो फंक्शन है, चूंकि इसका डेरिवेटिव या तो 1 होता है या 0 होता है, ऐसा नहीं है कि कभी लेस देन 1 हो जाए डेरिवेटिव, ऐसा भी नहीं है कि ग्रेटर देन 1 हो जाए डेरिवेटिव। यानी अगर लेस देन 1 नंबर्स मल्टीप्लाई होते रहते तो 0 पे चले जाने थे, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स हो जाने थे। अगर ग्रेटर देन 1 डेरिवेटिव होता तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होते 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 बहुत ही इन्फिनिटी पे एक्सप्लोड कर जाने थे, तो उसको एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स कह देते हैं हम, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव तो हमेशा या 1 होता है या 0 होता है। तो इससे वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम अवॉइड हो जाती है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है डेड न्यूरॉन की। डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम यह है कि अगर इसके वेट्स इस किस्म के सेट हो गए हैं न्यूरॉन के, कि अब हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे इसकी जो प्री एक्टिवेशन आ रही है वो नेगेटिव ही आती है,
हर ट्रेनिंग सैंपल n के लिए। अगर ऐसा हो गया है तो अब इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, और अगर इसका डेरिवेटिव 0 आएगा तो इसने अपने वेट्स कभी चेंज ही नहीं करने, इसकी प्री एक्टिवेशन लेस देन 0 ही आती रहेगी। इट विल स्टॉप लर्निंग, इट विल स्टॉप लर्निंग, दिस न्यूरॉन इज डेड फॉर योर नेटवर्क, ये है ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा अब, ठीक है। विच ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक अ बैड थिंग, बट समटाइम्स ये जो डेड न्यूरॉन है इट कैन बी अ गुड थिंग। ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इफ अ न्यूरॉन डाइज इट मीन्स कि आपके न्यूरल नेटवर्क में कम न्यूरॉन्स आ गए हैं, और कभी कभी न्यूरॉन्स को कम करना हैज अ सर्टेन बेनिफिट एज वेल, ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। लेकिन वो अभी के नॉलेज के हिसाब से देखें तो ये नुकसान है कि आपके पास एक न्यूरॉन है वो इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा और बेचारा फंस ही गया फॉर एवर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ लीकी रीलू। उससे ये होता है कि आप उसको 0 पे फ्लैट करने की बजाय आप यहाँ भी उसको एक लीनियर सा ही रखते हैं, लेकिन बड़े छोटे स्लोप के साथ। उससे होता ये है कि नेगेटिव साइड पे भी अगर न्यूरॉन चला गया तो उसका डेरिवेटिव अभी भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब इस साइड पे, नेगेटिव वाली साइड पे ब्लू लाइन का कुछ तो स्लोप है ना, इसका मतलब वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करता है। ये वो डेरिवेटिव है जो रेड कर्व की जो वैल्यू है, इतना डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के न्यूरॉन्स ऑलवेज लर्न। अगर पॉजिटिव साइड पे है तो उनका डेरिवेटिव 1 है, उसकी लर्निंग हो रही होगी। नेगेटिव साइड पे है तो डेरिवेटिव कोई k छोटी सी वैल्यू होगी, लेकिन वो है तो सही, इसलिए ग्रेडियंट एग्जिस्ट और वो अभी भी लर्न करेगा। सो लीकी रीलू जो न्यूरॉन्स है दे आर ऑलवेज लर्निंग। फिर देयर इज एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। ठीक है, मैं रैप अप कर रहा हूँ। I think I've covered almost all slides now. So then there's the exponential linear unit, और इसका भी बिहेवियर वही है, पॉजिटिव साइड पे बिल्कुल लीनियर है, लेकिन नेगेटिव साइड पे वही आइडिया है कि थोड़ा सा ग्रेडियंट को जिंदा रखता है, लेकिन ग्रेडियंट को थ्रू आउट जिंदा नहीं रखता। थोड़ी देर बाद जाके इसका भी ये भी फ्लैट हो जाता है और ग्रेडियंट 0 की तरफ चला जाता है। तो न्यूरॉन इज मोस्टली लर्निंग। देयर इज सम एविडेंस के जो एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट्स हैं वो दे लीड टू बेटर एक्यूरेसी एंड फास्टर ट्रेनिंग, लेकिन ये हर प्रॉब्लम, हर डेटा सेट के साथ फर्क है, तो कोई जरूरी नहीं है। तो दिस इज अ समरी ऑफ ऑल द एक्टिवेशन फंक्शंस दैट वी स्टडीड। पहले 2 जो हैं ये डीप लर्निंग के लिए यूजफुल नहीं है। जो लीनियर यूनिट्स हैं, यानी टेक होम मैसेज स्लाइड का ये है कि अगर आपने हिडन लेयर्स हैं आपके पास, हिडन लेयर्स पे इट मेक्स मोर सेंस टू यूज एक्टिवेशन फंक्शंस फ्रॉम ये जो रीलू फैमिली के जो हैं, लीनियर यूनिट्स वाली फैमिली, क्योंकि वो खुद सैचुरेट नहीं होते, और अगर सैचुरेट नहीं होते इसका मतलब है उनके डेरिवेटिव्स जिंदा रहते हैं, और उनके डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 1 नहीं होते या ग्रेटर देन 1 नहीं होते। तो इसकी वजह, अगर एग्जैक्टली 1 ही रहे डेरिवेटिव तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी समरी थी।